महिलाओं के पास जाते हैं और राखी बनवाते हैं, जो बहनें हैं। ये मन में कहां से आया? क्योंकि इसके पहले तो मैंने किसी भी नेता विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरीके से एक धर्म को बांटेंगे, हिंदू को अलग करेंगे, मुस्लिम को अलग करेंगे। धर्म और विकास, समाज और विकास ये एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं अपने धर्म का सच्चा हूँ, मैं अपनी सनातन व्यवस्था का सच्चा हूँ, तो मैं विकास के प्रति भी सच्चा हूँ। तो इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और खासकर प्रतापगढ़ के अंदर इतना लक्ष्य चुनाव विकास मुद्दे पर आप लड़ेंगे या भाजपा के कट्टर हिंदुत्ववाद पे लड़ेंगे? अगर बीजेपी आपको जहाँ सबसे पहले उगे सूरजवा या खेत में धान की रोपाई, हिंदू समाज में और उत्तर प्रदेश में ध्यान रखें, हर तीसरे चौथे किताब में वो मेरे जहन में विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखा गया कि आप धान लगाए सरकार ये संदेश देने का पुराने समय में सभी गांव एक चौरा या काली माता का साल भर में त्योहार अपने घर मनाए अपना याद करें, लेकिन दुख के समय उसको अपना गांव याद आता है, आजादी बीमारी में उसको अपना गांव याद आता है। इसलिए गांव ही मेरा प्रतापगढ़ और भाजपा के नेताओं से आपके संबंध कैसे हैं? सबसे बहुत मधुर संबंध है। तो बीजेपी का जो हमेशा एक मकसद रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसकी विचारधारा विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गया। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो लोगों के बीच में यही जाएगा ना कि ये भी कट्टर हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। राजनीति, सेवा या सत्ता का खेल। आप देख रहे हैं हमारे साथ आज एक बेहतरीन पॉडकास्ट। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा श्री आलोक पांडे जी हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जो इस समय क्षेत्र में धार्मिक आयोजन हो, कृषि को लेकर हो या सामाजिक आयोजन हो या राजनीतिक आयोजन हो, सब आयोजनों में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन खास पॉडकास्ट में आलोक जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं आपको एक नई विधा में प्रवेश करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि राजनीतिक माहौल अलग है, सामाजिक माहौल अलग है, धार्मिक माहौल अलग है। मैंने पिछले एक साल से देखा है, क्षेत्र के लोगों ने देखा है कि आप सामाजिक, फिर उसके बाद राजनीतिक, एकाएक आप कृषि और धार्मिक माहौल की तरफ कैसे चल पड़े हैं? सामाजिक जीवन में जितनी चीजें आपने बताई, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, ये सब समाज से जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीजें क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि सामाजिक जीवन में जीते हुए आप अपने मूल जीवन को भी जिएंगे। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जो है सभाएं करें, राजनीतिक धरना प्रदर्शन करें या अन्य अन्य जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं सिर्फ वो करें। राजनीतिक सामाजिक जीवन में जीने का तात्पर्य ये भी है कि समाज में सामाजिक समरसता को लाने वाली हर उस विधा या जिससे समाज को एक संदेश मिल सके। क्योंकि जो लोग राजनीति कर रहे हैं या सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज कई मामलों में उनसे जानना चाहता है कि आप किस तरीके की व्यवस्था में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या क्या करें आप कि जिससे समाज का सुदृढ़ीकरण हो। तो मेरा जो आप कह रहे हैं पिछले एक दशक में, मतलब एक सालों में ये सब हुआ, उसके बाद अब एकाएक कृषि में क्यों उतरे और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम क्यों? तो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में हमारे समाज को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उसकी जो मति है वो धार्मिक है, उसकी जो सोच है, उसका जो जीवन जीने की पद्धति है वो धार्मिक है। तो धार्मिक आयोजनों से सामाजिक समरसता का एक नया सोपान बन सकता है, इसलिए तो मैं उस तरीके के कार्यक्रम भी कर रहा हूँ। जैसा कि अभी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखा गया कि आप धान लगा रहे हैं किसान के खेतों में, ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है लोगों के दिल में उतरने का या कुछ अलग नजरिया आपका था इसको लेके? देखिए, दिल में उतरने का राजनीतिक हथकंडा तो इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये भावनाओं का विषय है।
जी। और रानीगंज विधानसभा में जिस क्षेत्र में मैं धान लगा रहा था, उस पूरे क्षेत्र में धान की अच्छी खेती होती है। वैसे पूरी विधानसभा कृषि जनित विधानसभा है। वो क्षेत्र कौन सा है? आप इधर गौरा साइड में था, और गौरा से जब हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं तो गौरा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो बहुत पर क्षेत्र में वहाँ पे हमारे वर्मा और पटेल बंधु खेती करते हैं। तो 1-2 दिन पहले मैं उनके बीच में गया था, तो तमाम समस्याएं पर चर्चा हुई। तमाम ऐसी चर्चाएं आई कि हमारे लड़के काम ना करते हैं, हमारे लड़के उतरत ना यहाँ भैया खेते में, मजदूर मिलत ना यहाँ, हमसे परेशान नहीं। तो हमारे दिमाग में आया कि अगर हम खेत में उतर जाए तो नौजवानों में एक संदेश ये भी है कि मैं वकालत करता हूँ दिल्ली में और अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो उसके प्रति नौजवान उत्साहित है। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इनके लोगों के साथ खेत में उतर जाता हूँ तो वो बच्चे जो घर में बैठ के भी खेती नहीं करना चाह रहे हैं या अपने माता पिता का हाथ नहीं बटाना चाह रहे हैं और मजदूरों के अभाव में वो लोग अपनी खेती से थोड़ा सा मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन लेट हो रहा है, तो ऐसा विचार करके मैंने सिर्फ अपने रानीगंज विधानसभा के उन नौजवानों को संदेश देने का काम किया कि मेरे भाई जो चीज आपके हाथ में है 5। और उस कार्यक्रम के दौरान जो मीडिया जगत के बंधु वहां पे पहुंचे थे कोतूहल बस कि क्या है, जैसे आज आपको तहक दिखा रहे हैं कि ये राजनीतिक हथकंडा था या भावनाएं थी, ये क्या था, ऐसा उन मीडिया बंधुओं को भी लगा। वो लोग भी आए तो उन्होंने वहां पे देखा, तो हमने मीडिया बंधुओं के ज्ञान चक्षु को समर्पित करते हुए खेत के मेड़ से ही दिखाया उनको कि देखो भैया धान हम सही दिशा में लगाए हैं। मतलब ये प्रोपोगंडा नहीं है, चाहे एक कूला हम धान लगाए लेकिन वो सही लगाए, मतलब हम धान लगाए जानी थी। तो अपने नौजवानों को मुझे ये संदेश देना था कि जो चीज साधन तुम्हारे पास है उस साधन से विमुख मत हो। अगर तुम्हारे खेतों में धान लग के तुम्हारी स्थिति सुधर सकती है। और उसके अलावा फिर मैंने उनको कहा कि जब वो धान लगाएंगे तो बहुत सी योजनाएं, सरकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सी कृषि जनित योजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है। जो डायरेक्ट वाली योजनाएं उनका तो लाभ मिल रहा है, किसान कल्याण निधि ये वो। अब जैसे उसी दिन मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मृदा प्रशिक्षण कराए थे क्या, तो बहुत लोगों ने कहा हाँ भैया 1-2 जने कराए रहे, उसके बाद हम सब ना कराए। बहुत जने का और समस्या, तो हमने वही सब कहा कि अगर ये नए बच्चे उसमें उतरेंगे तो वो आधुनिकता की तरफ बढ़ेंगे, सामूहिकता की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य था और ये मेरी भावनाएं थी कि मेरे क्षेत्र का नौजवान खेती किसानी या किसी काम को छोटा ना समझे, इसलिए मैं भी उतरा। जैसा कि आप पिछली बार मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ लगातार आप लोगों से कह रहे हैं कि मैं किसानों की इनकम को बढ़ा दूंगा, इसके लिए आपके पास कोई फार्मूला है? किसानों की इनकम बढ़ेगी कैसे, ये समझिए। परंपरागत खेती से ही किसानों की इनकम नहीं बढ़ने वाली है। गेहूं, चावल और तिलहन दलहन ये बोने से नहीं बढ़ने वाली है। और किसान कमजोर और गरीब कब था? किसान कमजोर और गरीब कभी है ही नहीं है। किसान अपने आप में सशक्त है। और आज के इस दौर में जब इस तरीके से किसान की सोच वाली सरकार है, मजदूर की सोच वाली सरकार है, तब किसान की आय दुगनी हो सकती है। वो कैसे हो जाएगी? हम आप के घरों में 1 या 2 लोग नौकरी करते थे जी। बाकी सारा कुछ किसानी पर ही निर्भर था। और किसानी से हमारी माताओं बहन, मतलब हमारी बहनों का ब्याह हुआ, हमारे परिवारों में बहुत से आयोजन होते थे और तब तीज त्योहार भी बहुत विस्तृत स्वरूप में मनाए जाते थे। तो क्योंकि कृषि जनित व्यवस्था हमारी थी, लेकिन साथ साथ पशुधन हमारे पास था जिससे हम विमुख हो गए। मेहनत करने से हम बचने लगे और आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपनी मूलभूत आधारभूत संरचना कृषि और पशुधन दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। और आप देखिए जिस घर में पशुधन है, कृषि है और साथ में 1-2 लोगों की नौकरी है, उस घर की दिशा, उस घर का प्राचीर, उस घर का रहन सहन आपको परिवर्तित दिखेगा। सही बात, इस बात से तो हम आपके सहमत हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग कृषि से जुड़ रहे हैं वो साथ साथ पशुधन से जुड़े। और मैं आपको मतलब ऐसी ऐसी योजनाएं हैं पशुधन में, बकरी पालन में है, सुअर पालन में है, तमाम ऐसी योजना। और मैं अपने पूरे क्षेत्र के नौजवानों से यही संदेश देना चाहता हूँ, कोई काम छोटा नहीं है।
जो काम पे योजनाएं हैं, जो काम पे सरकार से आपको फायदा मिल सकता है, योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, वो सब काम पे आपको अग्रणी होना चाहिए। देखिए आपकी आय बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। उसी क्षेत्र में आप देखिए, सब्जी की खेती करके लोग सूरत से नौकरी छोड़ के और सब्जी की खेती कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण है, और भविष्य में आप लोगों के द्वारा मैं लोगों को दिखाऊंगा भी कि उसी क्षेत्र में मशरूम की खेती करने वाले लोग हैं, उसी क्षेत्र में गोभी की खेती करने वाले लोग हैं, उसी क्षेत्र में बैगन से बहुत आमदनी करने वाले लोग हैं, उसी क्षेत्र में अन्य अन्य फूल और ये सब पैदा करके बहुत से लोग बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा अपना दोस्त है प्रवीण मौर्य, वो सूरत में नौकरी करता था, 5 साल पहले 6 साल पहले वो वापस आ गया है और आज अपनी खेती बाड़ी को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा है। और खेती एक ऐसा व्यवसाय है मित्र, अगर उसको व्यवसायी व्यवस्था में देखा जाए तो आप जैसे 3 महीने धान वाली है, 3 से 45 दिन में धान हो जाना है, 15 दिन तक लगवाई, 3-4 दिन तक खाद वो दवाई बीच में, ओकरे बाद एक दाएं दुदाएं निराई रही, मतलब बमुश्किल से 45 दिन में 20 दिन का काम है, 20 से 25 दिन का काम है, बीच बीच में हो, उसके बीच में आप अपने और काम कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये, और वो आप देखिए, और वो सब्जी भाजी खेती करता है, बगल में मुगराबाद शाहपुर की बाजार को देखता है, आराम से जो है सवेरे 4-4:30 बजे अपनी फसल की तोड़ ताड़ होती है, 6 बजे तक मंडी पहुंचता है, 10 बजे तक जवान फिर आ जाता है, उसका सामाजिक जीवन जी रहा है और बढ़िया मस्ती से। और जो सूरत में 30-35 हजार रुपए कमाता था, वो 50-55 हजार यहाँ बन रहा है महीने का, और 5-4 लोगों को और रोजगार देने का काम कर रहा है। भाई वो जो ई रिक्शा चला रहा है उसके साथ रोज सब्जी भाजी, उसको रोजगार मिल रहा है। जो और तेल पानी में जो लोग जुट रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मजदूरों को फायदा हो रहा है। तो 4 आदमी और जोड़े हैं, और साथ साथ में 3 से 4 गाय रख ली उसने, उसका बेनिफिट हो रहा है। हम लोग भी जाते हैं तो शुद्ध पेड़ा मिल रहा है, जो कभी भूल चुके थे हम उसका स्वाद, वो उनके घर पे मिल रहा है। तो मेरा नौजवानों से ये निवेदन है कि जो संसाधन तुम्हारे पास है, उन संसाधनों में भी अपने आप को सरवाइव किया जा सकता। बेरोजगार होने से तो अच्छा है ना। लेकिन आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या किसी भी दल के हों, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है, ये कुछ दिन के लिए कैमरे के सामने आए हैं, उसके बाद नहीं दिखेंगे। कृषि को लेकर जो आप ये खेतों में गए, किसानों धान लगाए, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना हुआ, लोग कह रहे हैं बस ये राजनीतिक प्रोपोगंडा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब मैं सोशल मीडिया की तरफ गया, चाहे वो प्रतापगढ़ की आवाज हो, चाहे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे मैंने आपके देखे, कि उसमें लोगों के अच्छे खासे व्यू आए, कमेंट आए, लोग यहाँ तक अच्छे कमेंट्स आए, कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि ये बस एक राजनीतिक कैमरे के सामने आ जाते हैं, बस राजनीतिक लाभ लेके वोट लेके चले जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? भैया चुनाव तो अभी है नहीं, और राजनीतिक व्यवस्थाएं होंगी 27 में, जो भी होगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसकी तो कहीं अभी थर्मामीटर तो है नहीं, नापा जाए। दूसरी चीज, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग आलोचना के साथ विवेचना भी कर रहे हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि अगली बार बहुत से लोग आपको इस तरीके का संदेश देते हुए खेतों में दिखेंगे। उसके पीछे कारण है। जिस दिन हमने खेत में उतरकर ये संदेश देने का काम किया, मेरे बगल में जो लोकसभा है मछली शहर, वहां की सम्मानित सांसद महोदय ने, प्रिया सरोज भी खेत में उतरी थी। उतरी, उन्होंने भी वो संदेश दिया। वो किसी भी दल की हैं, उसका नहीं, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया, एक सांसद होकर खेत में उतरी कि हाँ आओ नौजवानों हम। उसके बाद इधर फैजाबाद के साइड के एक विधायक जी उतरे, सिद्धार्थ नगर में एक विधायक जी उतरे, तो एक अच्छा संदेश भी दिया लोगों में। लोगों ने ये संदेश देने का काम किया, कृषि के प्रति जुड़िए। तो मैं उन चीजों को देख रहा हूं जो उसका सकारात्मक पहलू है। अब जिनको खेती नहीं समझ में आ रही है, जिनको हर चीज में सिर्फ राजनीति दिखती है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को तो वो अच्छा लगा जो सकारात्मक पहलू है। इतने नाम मैंने आपको गिनाए, मेरा सोशल मीडिया देखिए, उसके बाद के 3-3, 4-4 दिन के बाद के उन लोगों के सोशल मीडिया देखिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि मेरे कार्य से उनको भी अच्छा लगा मेरा कार्य, या हो सकता है मैं इस गलत श्रेय ले रहा हूँ, हो सकता है उनके मन में हमसे पहले ये रहा हो और समय ऐसा था कि मेरा पहले हुआ उनका बाद में हुआ। लेकिन परिप्रेक्ष्य में यही है कि जिन्होंने उसको सकारात्मक पहलू को देखा, उनका स्वागत है। क्षेत्र की जिस जनमानस ने उसको देखा सकारात्मक दृष्टिकोण से, उसका स्वागत है। उसमें कई लोगों ने मुझसे कहा भैया हमारी
ये घूर कताव वाली खादो है वहाँ कुछ व्यवस्था करी जाए। हमने कहा, फिर हमने तुरंत कहा भैया जो ने दिन कहा वह दिन हम हाजिर रही, क्योंकि उससे भी 1500 रुपये पर टन का वो पर कुंतल का जो है उस पे सब्सिडी है खाद पे। अगर उस खाद से खेती करने की व्यवस्था हो रही है और धीरे धीरे आदमी ऑर्गेनिक व्यवस्था में चला जा रहा है, तब मेरे क्षेत्र के लोगों की आय ही बढ़ रही ना भाई। तो मैं तो हर तरीके से तत्पर हूं। जिस काम से सेवा की भावना रहेगी, जिस काम से मेरे क्षेत्र के लोगों में खुशहाली आएगी, जिस काम से मेरे क्षेत्र के नौजवान रोजगार की दिशा में बढ़ें, जिस काम से मेरे क्षेत्र के नौजवानों को प्रेरणा मिले, मैं हर वो काम करने को तैयार हूं। जी, जैसा कि कृषि की बात हो गई, अब हम चलते हैं थोड़ा धार्मिक की तरफ। जैसे कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने देखा और लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट्स देखा, व्यक्तिगत तौर पे मैं देख रहा हूं, तो रानीगंज के अंदर आपने एक कार्यक्रम शुरू किया है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। इसका क्या परिप्रेक्ष्य है? इसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा गांव मेरा तीर्थ। भैया, जीवन में व्यक्ति की जो पहली पूजा, व्यक्ति का पहला समर्पण, व्यक्ति का पहला संकल्प उसके गांव से शुरू होता है, उसके घर के आंगन से शुरू होता है। वो आंगन में चलना सीखता है, उसके बाद अपने गांव की गलियों में दौड़ता है। छठ से लेके और मरनी तक की जो समस्त विधाएं हैं उसके गांव के उस तीर्थ से शुरू होती है, जिसको हम कहीं काली माई चौरा कहते हैं, कहीं पहलवान वीर बाबा का चौरा कहते हैं, कहीं ब्रह्मदेव बाबा का चौरा कहते हैं, कहीं हनुमान जी का टीहा कहते हैं, कहीं माता की डीह कहते हैं, कहीं शीतला जी का चौरा कहते हैं हमारे क्षेत्र में। और वो हमारे जनमानस और हमारे अंतर मन में आस्था के अपार बिंदु को लेके बस जाता है। हम विश्व के किसी भी कोने में रहें, हम प्रवासी हों, परदेसी हों, कुछ भी हो, सुख में तो शायद वो स्थान हमें याद नहीं आता है, शायद, लेकिन रहता है। लेकिन दुख आते ही सबसे पहले हमें वही स्थान आता है, ब्रह्म बाबा देखा, हे काली माई देखो, आता है। तो वो मेरी भी भावना है, वो मेरी भी कल्पना है। दूसरी चीज, अगर हम अपने बचपन में जाते हैं और बचपन के जवानी, बचपन से लेकर 45 साल की अवस्था तक जो मेरा अपना अनुभव रहा है, सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता का सबसे बड़ा स्थान वही है जो मेरे गांव का तीर्थ है। मेरे गांव का जो आधार बिंदु है, मेरा ग्राम का गांव देवता है, मेरा कुल देवता है। लगभग लोगों का कुल देवता और ग्राम देवता एक ही होता है। वो मेरे पूरे, अच्छा, वो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो समुदाय विशेष का नहीं होता है। उस गांव और उसके आसपास के जो पूर्वे हैं, गांव के पूर्वे हैं और ग्राम है, उस समस्त पूर्वे में निवास करने वाले सभी लोगों का आस्था का वो केंद्र बिंदु होता है और सामाजिक समरसता का केंद्र बिंदु होता है। वहां पे आलोक पांडे के घर में भी कोई कार्यक्रम होगा तब भी लोग रोट चढ़ाने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे। और राम अजोर काका खिया होगा तब हो जाएंगे, और प्रसाद काका खिया हो तब हो जाइए, नेहरू चाचा खिया हो तब हो जाइए, श्यामू नाऊ भैया खिया हो तब हो जाइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो आधारभूत संरचना जो हमारी एकता, अखंडता, सामाजिकता, संस्कृति की मूल धरोहर है, उसका फिर से एक नया सोपान। ऐसा नहीं कि हम उसको भूलें, ऐसा नहीं कि हमारी हस्थाएं उसमें कम है, और कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूं। जो काम चल रहा है उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जब लोग हमारी धार्मिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने में लगे हैं, कुछ ऐसे लोग लगे हैं जो हमारे हिंदू समाज को, सनातन व्यवस्था को स्वीकार और मानने वालों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें फिर से पुनः जागरण, जैसे हम लोग अपने घरों में कोई दीवार टूट जाए तो ऊपर रंगी थी, पोती थी, दरार खत्म करी थी, उस तरीके की जो छोटी बहुत आंशिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, उसको दूर करने के लिए मेरा ये प्रयास है। मेरा गांव मेरा तीर्थ। जैसा कि विधानसभा के अंदर बहुत सारे ग्राम सभा हैं और बहुत सारे गांव हैं, तो आप ग्राम सभा वाइज करेंगे मेरा गांव मेरा तीर्थ, है कि गांव में जाकर करेंगे?
मैं कोई कार्यक्रम इस तरीके से, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, जी, फिर किसका है? ये जन संवेदनाएं हैं। इसको इसको लोग अपने, आप इसको आप जन आंदोलन के रूप में। नहीं, आंदोलन दूसरा। आंदोलन होता है किसी चीज का, किसी चीज के लिए कोई डिमांड या कुछ, या इसको इसकी जन भावनाएं हैं। ये सामाजिक जीवन जीने की जन भावनाएं हैं, और इन जन भावनाओं के साथ मूलभूत संभावनाएं जो हैं, उनके लिए हम लोगों को संकल्पित करेंगे। ऐसे हमने 55 से 60 स्थान चुने हैं, जहां पर कोशिश रहेगी कि सबके सहयोग के और सहभागिता से मैं अपना इस योजना को लेके जाऊं लोगों, क्योंकि ये कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये विशुद्ध उस समाज की योजना है जिस समाज में हम निवास करते हैं। क्योंकि जब समाज रहेगा, सामाजिक सद्भावना रहेगी, सामाजिक समरसता रहेगी, सामाजिकता रहेगी, तब राजनीति होगी ना। जब समाज ही नहीं बचेगा, समाज ही नहीं रहेगा, जाति पाति ऊंच नीच इसमें हम बटे ही रहेंगे, तो किस बात की राजनीति? मतलब ये राजनीति की नई प्रयोगशाला हो चुकी है। नहीं, राजनीति की प्रयोगशाला इसको नहीं कह सकते हम, इसको जीवन जीने की पद्धत, उस पद्धत में जो राजनीतिकरण है, जो राजनीतिक लोग हैं, उस पद्धत में वो सम्मिलित हो, तभी वो समाज के साथ सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो एक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो 4 वर्गों में बटा हुआ है, और चारों में एक दूसरे से जैसे द्वेष की भावना अभी भी हमारे समाज में है। क्या मेरा गांव मेरा तीर्थ उन सबको एक कर सकता है? प्रयास तो किया जा रहा है, और यही मेरी मूल भावना भी है। और मैंने लोगों को, आपने देखा होगा, अगर उसको आपने देखा होगा, तो मैंने अपने शादी विवाह के प्रसंग को छेड़ा है उसमें। हमारे जो शादी ब्याह की स्थितियां हैं, जो भी ब्याह हमारे घर में, हमारी बहन का हो, आपका हो, मेरा हो, किसी का भी, उसमें जातिगत व्यवस्था नहीं थी। उसमें काम के प्रति जो लोग जिस तरीके का काम करते थे, उस काम के अनुकूलता के साथ उनको अपने सामाजिक कार्य में, बेटी और बेटे के ब्याह से बड़ा तो कोई काम होता नहीं, उसमें उन्होंने उन सबको जोड़ के रखा था। और जब यही कारण है कि गांव में जब ये रस्में रिवाज हल्के हो रहे हैं, कैमराओं के हिसाब से शादियां होनी शुरू हो जा रही हैं, तो वो उनको नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही है, और नई पीढ़ी में वो थोड़ा बहुत विद्वेष की भावना परिलक्षित हो रही। पुराने लोग देखो बड़े सहज भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आज भी आप गांव में, आप जाते होंगे दिल्ली से जब गांव, तो जो भी हमारे काका बाबा जो हमारे खेत खलिहान सब संभालते हैं, वो भी तुमको बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह ही गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, और हो सकता है अपने बच्चे से ज्यादा तुमको दुलार करें और खिलाएं पिलाएं। तो यही भावनाओं को जागरूक करना है। मैंने जैसे शादी की परिकल्पना आपको बताई, हमारे यहाँ शादी में, शादी शुरुआत होती है तो जो हमारा नारा काटी होती है काकी, जिनको समाज में सबसे छोटे पायदान पे माना जाता है, हरिजन बस्ती से जो लोग आते हैं, और कई लोग ऐसे सौभाग्यशाली भी होते हैं कि अब पहला दूध वो उसी काकी का पिए होते हैं। ऐसे समाज में आप निकलिएगा तो बहुत से लोग मिलेंगे। तो इतना जहाँ पे समर्पण भाव था कि वो काकी नारा काटने के साथ साथ अपना दूध का स्तनपान भी करा देती थी। तो ऐसी अटूट परंपरा पे आप छुआछूत और भेदभाव कहाँ से तलाशेंगे? उसके बाद शादी के दिन 2 दिन पहले तक जब छुआन होता है, वो होता है, तो वही आती है, पत्तल रखती है कि बच्ची नजर न लगे, कंकड़ बांधना, ये वो। उसके बाद जो कहार बंधु पानी भरते हैं, वो बेसिकली। उसके बाद लोहार बंधु, सुग्गा तुतली, उस खंभा फंभा गाड़ा जाता। धनुक बंधु बांस काटे आवत थी, बांस लगावत थी, छप्पर छावत थी, ठीक है, सबकी उपयोगिता थी। उसके बाद जो है अब आइए मालिन काकी आई, जो दिन मायन मटवंगरा भा उड़द उड़द पिछवावे बिना। ओकरे बाद मालिन काकी और तेलिन काकी वो तेल और गुड़ के भा, ठीक है, मायन मटवंगरा हुई। ओकरे बाद शादी, नाई चाचा की सबसे प्रमुख भूमिका। धोबिन काकी उस स्तर पे जाती हैं जिस स्तर पे पराभाविक, जब आप अपनी धर्म पत्नी को स्वीकार करते हैं, सिंदूर दान करते हैं, तब धोबिन काकी सब मुहमा रहा थी। उसके अलावा जब सुबह की विदाई होती है, नाव काका और नाइन काकी, तो समझा मतलब पूरे समाज के वो आधार बिंदु संरचना है। तोरे घरे में जो क्यों ना पता रहा तो उनका पता रहा था। ये सब विषय लेके लोगों के बीच में गए हम। उसके बाद जब सुबह बारात, अब तो चलो भाई गाड़ी मोटर से विदाई हो लाग, पहले क्या होती थी, कहार काका चाट, कहार गांव को मजबूत, कहार तोहार बिटिया के भार अपने कंधा उठाए के चाट की लाठी ली है। गांव के पासी समाज के काका लोग आगे आगे जाए, सारे जे मिल जाए वो निपटब, हम हमें ससुराल छोड़ के आना।
ये अटूट संभावनाएं एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करने वाला हमारा समाज, उसको बांटने का प्रयास हो रहा है। उसको आघात करते हुए कि हम बटेंगे नहीं, सनातन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोगों पर किसी भी तरीके की साजिश प्रभावशाली न हो, इसलिए हमारे सनातन व्यवस्था की मूलभूत भावना को उजागर करने का कार्यक्रम ये है। और ये उजागर करने का कार्यक्रम गांव के उस चीहे से है जिस चीहे पे हर आदमी की आस्था है, जिस चीहे को हर आदमी अपने आधारभूत संरचना का केंद्र मानता है। अब जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी का जो हमेशा एक मकसद रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसकी एक विचारधारा, विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गया। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो लोगों के बीच में यही जाएगा ना कि ये भी एक कट्टर हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? आप अपनी सनातन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपनी संस्कृति को स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपनी संस्कृति के साथ जीवन जीना चाहता हूं, इसमें बुराई क्या है? और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। तो लेकिन लोग आरोप, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर आप विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरीके से एक धर्म को बांटेंगे, हिंदू को अलग करेंगे, मुस्लिम को अलग करेंगे, इससे आपको बहुत नुकसान हो गया। आप समझ रहे हैं ना? मैं बांट कहां रहा हूं, मैं तो जोड़ रहा हूं। ले आप हिंदू को अलग कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं का त्योहार मना रहे हैं। नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का त्योहार मना रहा हूं मित्र? ये मेरा गांव मेरा तीर्थ, जैसा कि आपने बताया। भैया, मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो जिसका जो तीर्थ है उसको स्वीकार करे। वो जो उस क्षेत्र में निवास कर रहा है, और मैंने कहा कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी आस्था उससे है, जिसकी जिससे आस्था हो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को बाध्य भी नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बात को बता रहा हूं कि हमको इस तरीके का जीवन जीना चाहिए। अब उसमें किसी, भाई आपने कहा कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, तो मैं भी तो उसी धर्मनिरपेक्ष की भावना के साथ आगे जी रहा हूं। मैं अपने धर्म को मानने का काम कर रहा हूं। अपने धर्म से जो लोग कहीं से इधर उधर की संभावनाएं बन रही हैं, उनको समझाने का काम कर रहा हूं। तो मैं कहाँ संविधान के विरुद्ध कोई व्यवस्था दे रहा तो हूं? आप मुसलमानों को भी बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल बोलूंगा। और बहुत से मुसलमान साथी मेरे हैं, वो कहते हैं भैया, हमने कहा अपन तीर्थ माना, अपनी शक्ति मानो, अपनी व्यवस्था जो हम कर रहे हैं वही आप करो। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, वो लोगों में एक अच्छी भावना है। मैं देखिए, जिसकी जो तारीफ है वो तारीफ भी करनी चाहिए। महुली के वृद्धाश्रम में मैं गया, मैंने इस बात को भी मेरा गांव मेरा तीर्थ के साथ जोड़ा। वृद्धाश्रम में मैं गया, पूरे वृद्धाश्रम में मुझे एक भी मुस्लिम बंधु नहीं मिला, कोई भी सिख बंधु नहीं मिला। सारे हिंदू की माँ बाप। तो सुधार की जरूरत कहाँ है? हिंदुओं में। तो वो कर रहा हूं मैं। और मैं इसको किसी भी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं देख रहा हूं। मैं अपने समाज, मैं जिस समाज में पैदा हुआ, जिस व्यवस्था को स्वीकार करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, अगर मैं उसमें कोई चीज नवीनीकरण करना चाहता हूं, तो इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। मैं अपना घर बना रहा हूं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? ये मेरा घर है ना, मेरा समाज मेरा घर है। मैं अपने समाज और घर की जो इधर उधर की चीजें हैं उनको साफ सफाई कर रहा हूँ, उसका प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बीच में एकता रहे, हमारे बीच में समरसता रहे, हमारे बीच में कोई छुआछूत नहीं है। जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, मैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं 20% भी सफल रहा तो मेरा समाज निखर के सामने आएगा। जैसा कि हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि हिंदू, जो हिंदू नाम है वो किसी और दूसरे देश के लोगों ने दिया है, तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? भैया, इस चीज के लिए हमारे बहुत विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी भाई साहब, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने बहुत विस्तृत स्वरूप में उस ऋचा 24 नंबर का उन्होंने श्लोक बताया था। वहीं उस ऋचा में भी हिंदू नाम है, कोई कहीं बाहर से नहीं आया है। ये वामपंथी सोच के लोगों की देन है कि हर चीज में, वही मैंने कहा ना, सनातन व्यवस्था अपने आप में इतनी व्यवस्थित व्यवस्था थी कि उसमें सबको सामान्य जीने का अधिकार था, जो वामपंथियों को नहीं समझ में आता था। और उन लोगों ने इस तरीके की तमाम भ्रांतियां बनाई कि हिंदू किसी दूसरे ने दिया, फलाना दूसरे ने दिया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे वेदों में भी वर्णित है।
रानीगंज विधानसभा के अंदर चुनाव विकास के मुद्दे पर आप लड़ेंगे या भाजपा के कट्टर हिंदुत्ववाद पे लड़ेंगे अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो? देखिए भैया, चुनाव है 2027 में, क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के कर्तव्य है। धर्म और विकास, समाज और विकास, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं अपने धर्म का सच्चा हूं, मैं अपनी सनातन व्यवस्था का सच्चा हूं, तो मैं विकास के प्रति भी सच्चा रहूंगा। जी जी। तो इसलिए अगर मेरे को कभी इस तरीके का मौका मिलता है तो मैं अपने सांस्कृतिक वातावरण को कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने सामाजिक वातावरण को कभी नहीं छोड़ूंगा। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ विकास को एक नई गति देने का प्रयास करूंगा, जिसके मूल में सनातन होगा। जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे वेदों में, पुराणों में, हर जगह कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। अभी मैंने देखा आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो या बहुत सारे पेज देखा जो प्रतापगढ़ के अंदर बहुत एक्टिव पेज है, उसमें देखा कि आप महिलाओं के पास जाते हैं और राखी बंधवाते हैं, जो बहनें हैं। ये मन में कहां से आया? क्योंकि इसके पहले तो मैंने किसी भी नेता को नहीं देखा, या तो प्रधानमंत्री को देखता हूं या तो मुख्यमंत्री को देखता हूं, मैंने विधायकों को कभी नहीं देखा, या जो हमारे क्षेत्र में जो भावी प्रत्याशी है उनके मन में सब ऐसा कोई विचार नहीं है। तो आपके मन में विचार कैसा आया? लव जिहाद की सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ घट रही हैं आपको पता है? उत्तर प्रदेश। हिंदू समाज में और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ घट रही है? हर तीसरे चौथे दिन प्रतापगढ़ में एक ऐसी घटना होती है। वो मेरे जहन में था, और सामाजिक जीवन में काम करते हुए ये भी संदेश देना जरूरी है कि समाज के मजबूत लोग अपने समाज के आखिरी पायदान, वही जो मैंने आपसे कहा ना कि जो मेरा समाज है, जो सनातन की मूलभूत व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, सनातन के त्योहार को मानने वाले लोग हैं, उन सबके बीच में हम सब लोग स्वबंधुत्व की भावना है, और हम वो सब मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। तो मेरे दिमाग में उन सब चीजों को लेके एक चीज आई, और अपने बहनों को सशक्त करने की विषय में मेरे काम चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मैंने सबसे अच्छा ये त्योहार सामाजिक समरसता का, जैसे मकर संक्रांति बहुत बड़ा उत्सव होता है सामाजिक समरसता का, वैसे बहनों के प्रति समर्पित भाव दिखाने का और अपनी एकता, अखंडता, सामाजिकता को बचाने का, ये बहनों के प्रति सम्मान भाव दिखाने का बड़ा सामाजिक उत्सव है। तो मैंने इस तरीके से सोचा, और फिर मैंने पहले तो ये सोचा था कि जिन जिन बहनों के भाई नहीं है उनके घर जाऊंगा। तो ऐसे 8-10 परिवार मैंने तलाशे। कारगिल के शहीदों के यहाँ भी आप गए? हाँ, जाऊंगा। हमारे देश के लिए वो शहीद हुए हैं, उनकी बहनें मेरी बहनें हैं, और सारा समाज उनके साथ खड़ा होता है। मुझे जब पता चला मेरे क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अनिल जी शहीद हुए थे देश के लिए, मैं उनके घर गया, उनकी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाए, आशीर्वाद लिया, और बताया कि मैं आपका एक भाई हूँ, अनिल जी की कमी नहीं करने दूंगा, प्रयास करूंगा। तो किसी की पूरी हो नहीं सकती। उसी तरीके से मैं अपनी पासी समाज की बहनों में गया, पाल समाज की बहनों में गया, बिंद समाज की बहनों में गया, हरिजन समाज की बहनों में गया। मेरी जो सब बहनें हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति का पत्नी छोड़ के सब बहनें हैं, और वो सारी बहनों ने मुझे सहज मन से स्वीकार किया कि हाँ तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे। और ऐसी भावनाओं का तूफान आया उस दिन कि कई बार हमारी आंखों में आंसू थे और कई बार बहनों के आंखों में आंसू थे। कईयों के भाई ऐसे हो गई कि बड़ी उम्र की हो गई थी, भाई अब नहीं रहे, कहीं चला हमका छोट भाई मिला, कहीं कुछ। तो ये भावनाओं का जो आधार संरचना है मेरा समाज, उस समाज को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको वो कृत्य करना पड़ेगा जो आप अपने परिवार में करते हैं, अपने बहन के साथ करते हैं। और हम लोग भरत जी की परंपरा को जीने वाले लोग हैं। प्रतापगढ़ की धरती भरत जी से प्रेरित धरती है, इसलिए हम हमारी मूल भावनाएं हमेशा ऐसी ही चलेंगी, और ये सने सने ये बढ़ेगा। ये जो भी योजनाएं या जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कोई राजनीति की व्यवस्था के तहत रुकने वाला नहीं है। अगर इसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी तो ये और विस्तृत स्वरूप में जाएगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही अब यही है कि सनातन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग, मानने वाले लोग में सामाजिक समरसता बरकरार रहे, उनमें स्वतंत्र की भावना जगे, वो स्वयं को पहचाने, अपने परिवार कुटुंब की रक्षा करें, अपने प्रकृति की रक्षा करें, और इस तरीके से एक सुदृढ़ समाज की व्यवस्था करें। इस दिशा में हम काम करें। जैसे कि आप लव जिहाद के बारे में बात कर रहे थे, और लव जिहाद में उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून भी है, और खासकर प्रतापगढ़ के अंदर इतना लव जिहाद कैसे, जब उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है? देखिए,
क्या होता है, मुखिया के होने से सामाजिक वातावरण तो बना है, विकास की गति को नई गति मिली है। उत्तर प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ है उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए प्रतापगढ़ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, 586 करोड़ रुपए की योजनाओं को दिया, और जो एटीएल खत्म हो गया था वहां भी कुछ कंपनी और फैक्ट्रियां आने की बात हुई, तमाम और योजनाएं हुई, चलाकपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हो गया, तमाम ऐसी योजनाएं। लेकिन लव जिहाद का विषय सामाजिक विषय है, और लेकिन हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं इस पे बात करना उचित नहीं समझते। नहीं, हमारे क्षेत्र के लोग बात करना उचित समझते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात की, कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है यार, हटाओ ये सब मुद्दा। नहीं, वो इसलिए नहीं है मुद्दा कि अभी उनके गांव तक, उनके घरों तक ये चीज नहीं पहुंची, जहां तक ये पहुंच रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जब तक ये सब चीजें लोगों तक पहुंचे तब तक, भाई जब बाढ़ आएगी तब लगाओगे मेड़, मेड़ तो अभी से लगाना शुरू करो ना, क्योंकि बाढ़ तो चल पड़ी है, बाढ़ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा से आ रही है, और जहां पे इस तरीके की व्यवस्थाएं संरचनाएं बन गई वहां आ रही है। और लेकिन बहुत से सामाजिक जन जागरूकता हुई और बहुत सी चीजों पे विराम लगा। आप देखिए अभी ये प्रतापगढ़ में एक शादी इस तरीके की हो रही थी, तमाम सामाजिक संवेदनाएं सामने आ गई, सामाजिक संस्थाएं सामने आ गई, वो रुका। इसी तरीके से 4-5 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें बहुत ज्यादा हिंसात्मक भी हो गई थी जनता। इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं, और जब सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, और वही काम हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं, और हो जाएगा। अंदर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ और आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा बनना चाहते हैं क्या? नहीं, वो दोनों लोग मेरी सोच और कल्पना से बहुत ऊपर है। उनकी अगर लेकिन आपकी सोच मिल रही है। नहीं, वो भी सनातन के पद पे, वो भी लव जिहाद के खिलाफ। जैसे आसाम के जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो लगातार लव जिहाद हो या सनातन धर्म के उत्थान को लेकर बात हो, लगातार आपके जैसी कर रहे हैं। देखिए वो मेरे जैसी बातें नहीं कर रहे हैं, मैं उनका अनुयायी हूं। मैं उन लोगों की चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा हूं, मैं उनके जैसा करने का प्रयास कर रहा हूं। वो मेरे जैसा नहीं, मैं उनके जैसा करने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर मैं उनकी पांव की धूल के बराबर भी इस कार्यक्रमों में या इस व्यवस्था में आगे बढ़ पाया तो मेरा जीवन धन्य है। मेरे हिसाब से आपका कार्य वही हो जाएगा जैसे समुद्र में पुल बनाते समय गिलहरी। हाँ, मेरा उद्देश्य भी उतना ही है कि समाज जागे और मैं उस गिलहरी की भूमिका में रहूं। जी, उसके बाद हम आते हैं रक्षाबंधन के पर्व पे ही आते हैं। अभी रक्षाबंधन जो पर्व है, और पर्व में मैंने देखा कि आपकी जो कलाइयां हैं वो पूरी भरी हुई थी। तो उन बहनों में से कोई किसी एक बहन के बारे में बताइए जिसको देखकर आपको लगा हो, आपका दिल पसीज गया हो। हाँ, उसमें नोडेरा में जब चल रहा था कार्यक्रम तो बहन आई और वो राखी के सूत्र को लेके मेरे गले लगे। तो मैंने तुरंत, जो भी वहाँ मीडिया कर्मी और सब थे, मैंने कहा ये पार्ट मत आप लो, क्योंकि वो फपक फपक कर रोने लगे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या, तो कहा कि भैया हमारे बहुत दिन की तमन्ना थी कि हमारा कोई भाई हो। तो मुझे लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं सफल हो गया, मेरा जो उद्देश्य था वो सफल हो गया, ऐसी भावना। दूसरी चीज, जब मैं एक देवगढ़, कमासीन देवगढ़ की तरफ था, तब वहाँ ऐसी ही कुछ चीजें हुई थी, बिल्कुल अद्भुत सा लगा कि, और कई जगह तो मुझे इतना अद्वितीय लगा कि बहनों के अंदर इतना प्रेम था मेरे को लेके कि उनको ये पता था कि आलोक आ रहा है राखी बनवाने। उन्होंने हमारे लिए पता नहीं कितना आइटम बना डाला था कि ये तुम्हें खाना है। और उस दिन मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरी सनातन व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहाँ भावनाओं का एक ऐसा, वही मैंने कहा ना, मति जो होती है हमारी धार्मिक है, हम एक दूसरे के प्रति बस समर्पित होने की बात है, बाकी हमारे में कोई भी ऊंच नीच भेदभाव बचेगा नहीं। जैसा कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपकी सक्रियता तो दिख रही है, आपका मूड भी दिख रहा है, लेकिन क्या ये मूड जनता का मूड है अब, या सिर्फ आपको ही दिख रहा है? नहीं, ऐसा देखिए क्या होता है, जब आप समाज में काम करते रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, तो जैसे घर में बेटा काम करता रहता है, कोई भी बेटा
घर में काम करता है, खेती करता है, ट्यूबवेल पे जाता है, शाम को सब्जी लेके आता है घर पे, पिताजी के पाँव दबाता है, तो कुछ तो वो बच्चे के प्रति परिवार के लोगों का स्नेह अलग सा हो जाता है कि उसने खाना खाया कि नहीं, वह थक गया है। तो इसी तरीके का भाव मेरे को लेके जो मुझे महसूस होता है, लोगों को जो महसूस होता है कि मेरा लगातार चलते रहना, लोगों के बीच में बने रहना, लोगों को लग रहा है कि अगर इसको मौका मिलता है तो ये शायद कुछ अच्छा करेगा। ऐसी लोगों की भावना है और उस भावना के अनुकूल काम करना मेरा फर्ज है। अब ये तो ईश्वर के हाथ में है और जनता के आशीर्वाद में जितनी शक्ति होगी वो होगा। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल चुका है। मेरे जीवन का उद्देश्य विधायक बनना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य जनसेवक बनना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे मिल गया है। मेरे जीवन का उद्देश्य है जिस माटी में मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरा घर है, जो मेरा परिवार है, मैं उसको सुदृढ़ कर सकूं, उसको इतना व्यवस्थित कर सकूं कि कई वर्षों तक उसमें कोई सेंध ना लगा पाए। तो अगर उसमें वो व्यवस्था मिलती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी मिलती है तो और अच्छी बात। मैं ऐसे ही अपने लोगों के बीच में बना रहूंगा और मुझे लोग ऐसे ही स्वीकार करना भी शुरू कर दिए हैं। कोई होता होगा जो मेरे अंदर नेता देखता होगा या ये कल्पना करता होगा कि ये विधायक बनेगा, बाकी सब ये मानते हैं कि मेरे घर का बच्चा है, मेरा अपना है, मेरा भाई है, मेरे बीच में रहेगा। तो मुझे ये चाहिए था और वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस से आपने शुरू किया था, एक बढ़िया आयोजन हुआ था, उसमें लगभग 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। तब से लेकर दिसंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक आपने कितना बदलाव देखा रानीगंज के अंदर, आपके प्रति लोगों के अंदर? देखिए, जब अटल जी की जयंती हम लोगों ने मनाई थी, हम लोगों ने क्या मतलब पूरे समाज ने मनाई, पूरे समाज ने मनाई थी। वो मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, वो समाज का कार्यक्रम था। और अटल जी के प्रति समर्पण, प्रेम और उनके प्रति जो आदर है लोगों में, उसके उन्माद का कार्यक्रम था वो। मुझे भी इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से हमने एक योजना दी कि अगर हम लोग अटल जी का जन्मदिन इस तरह मनाते हैं तो एक अपने, और उसका मनने लगा वो लोगों में प्रफुल्लित उत्साह। उससे 8-9 महीने पहले से मैं लोगों के बीच में आता जाता था। उसके पहले भी देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि मैं 22 साल 23 साल दिल्ली ही रहा, लेकिन 22-23 साल जब मैं दिल्ली में वकालत करते हुए भी शादी ब्याह, रिश्तेदारी, नातेदारी, आना जाना लगातार रहा। और दिल दिमाग में जिस तरीके की एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, तो गांव तो बसता ही है। तो इस तरीके के जब मैंने वहां पे इस तरीके से व्यवस्थाएं की तो लोगों में अपार प्रेम आया और अपार तरीके से वहीं से लोगों ने ये भी कहना शुरू किया, टिकट मांगा, टिकट मांगा। मैं टिकट मांगने नहीं गया, जनता ने कहा कि आप टिकट मांगिए। मैं तो भैया, मैं तो इसलिए गया था कि अब मेरा काम लगभग यहाँ व्यवस्थित हो गया था। मुझे लगा मेरे क्षेत्र में मुझे रहना है, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, सामाजिक काम करना है, समाज को सुदृढ़ करना है, सनातन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोगों के साथ एक अलग जगानी है। इस भावनाओं के साथ गया। इसी कारण से पिछली दुर्गा पूजा में आप देखो, मैं कम से कम 100 पंडालों तक पहुंचा। और इस बार मेरा सौभाग्य है कि उनमें कम से कम 15 से 20 पंडालों में मेरा गांव मेरा तीर्थ के बैनर लग रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, उस पर काम करें। संध्या सवेरे पूजा होगी, दिन में वहां पे सभाएं होंगी और लोगों ने तय करना है क्या करेंगे। अगर मैं लोगों को ये प्रेरित कर सका कि साल भर में एक त्योहार अपने घर पे मनाइए, एक कोई ना कोई आयोजन प्रयोजन ऐसा कीजिए जो आपके पूर्वजों को उत्साहित कर सके। और ये तिथि भी मैंने इसलिए चुनी, ये 22 त्योहारों के आसपास नहीं, पितृपक्ष आने वाला था, लोग गया जाएंगे, सब अपने अपने कुल देवता ग्राम देवता का आशीर्वाद लेंगे, उसी में सामाजिक समरसता का संदेश देके जाएंगे। आप देखते चलिए, इस बार मुझे मेरे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग नौजवानों से ये पूरी उम्मीद है कि जब वो गया के लिए प्रस्थान करेंगे तो वो सिर्फ अपने घर पे अपने नात बात रिश्तेदार समाज का बोझ नहीं करेंगे, सामाजिक समरसता का बोझ करेंगे। आप देखते रहिए और ये होगा। लोगों में ये भावनाएं जगी हैं। और मैं उस दिन के कार्यक्रम के बाद कम से कम 20 फोन मेरे को अलग अलग जगहों से आए हैं, भैया सही कहा था यार, एक आध त्योहार अपने घर मनाने चाहिए। तो ये सब जो मेरे सोशल मीडिया के उस थ्रू पूरे देश में लोग देखते हैं और उनमें भी जागरूकता आ रही है कि यार हाँ, ये बतिया सही कहा था, एक त्योहार घरे मनाओ वो की जाए। तो कोई दिवाली मनाएगा, कोई होली मनाएगा, तो जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनके चेहरों से खुशियां मिट रही हैं, वो अकेले होने की वजह से त्योहार नहीं मनाते हैं।
पूरे क्षेत्र में यार गुड़िया का त्योहार नहीं मनता है। पूरी सब्जी बना के सब भूल जाता हाँ क्या होता था। हमारे लोग बचपन में रहे थे गुड़िया पीटे जाइए। तो अब वो सब सब वो लोग तो ये हमारे त्योहार आप मैं इस मामले में मैं बिहार प्रदेश के जनमानस को उनका चरण रज छू के प्रणाम करता हूँ। छठ पूजा को लेकर छठ पूजा को लेके उनके अंदर इतना सांस्कृतिक जागरूकता है, सामाजिक जागरूकता है। अमीर हो, गरीब हो, विदेश रहता हो, प्रदेश रहता हो, अपने घर पहुंचने का प्रयास करता है और घर नहीं पहुंचता है तो जहां पे वो है वहां पे वो प्रयोजन करता है। मेरी भी यही भावना है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग, मेरे प्रदेश में रहने वाले लोग कोई एक त्योहार को उस तरीके से अंगीकृत करें जो हमारी पहचान है। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो रोजगार को लेकर पलायन कर चुके हैं, तो ऐसा संभव नहीं लगता कि किसी एक पर्व को वो एकत्र होके त्योहार मना सकते नहीं हैं। तो इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है भैया कोई सामूहिक कार्यक्रम बन रहा है। जो पलायन कर गए हैं रोजी रोजगार की तलाश में, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसको मैं रोक नहीं सकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। वो गए, हम भी आए, बहुत से लोग हैं, अभी भी हजारों की संख्या में लोग बाहर हैं। लेकिन क्या वो एक निश्चित त्योहार, कोई भी एक निश्चित त्योहार करें जो अपने घर मनाए? ऐसा एक आंदोलन और ऐसा एक कार्यक्रम उत्तराखंड के सांसद हैं माननीय अनिल बलूनी जी, उन्होंने भी एक त्योहार पहाड़ के नाम का नारा दिया था। उससे मैं प्रेरित हुआ था कि ये कार्यक्रम मुझे अपने क्षेत्र में लेके जाना है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी बहुत से लोग परदेश हैं, बहुत घर पे आज हमें ताला लगा है। तो अगर वो आएंगे तो देखिए, वो आएंगे तो गांव पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने परिवार पे कर रहे हैं। अपने ऊपर कर रहे हैं। परिवार क्या, परिवार तो चल ही रहा है, परिवार तो सामाजिक जीवन में जी रहा है, बाबूजी ठाट से जी रहे हैं। बस अंदर एक तकलीफ है, अपने नए बच्चों को एक नया संस्कार देने की जरूरत है, नहीं तो 2 पीढ़ी बाद नाम लेवा नहीं लोग मिलेंगे। ये चेतावनी भी है लोगों को कि अगर अपने घर पे त्योहार नहीं मनाइएगा, अपने कुल देवता ग्राम देवता के पास नहीं आइएगा, तो आगे संभावनाएं आपकी बहुत दुखी रहेंगे। क्योंकि देखिए भैया, कोरोना ने ये सिखा दिया है। और मुझे देखिए, आपदा में अवसर की जो व्यवस्था होती है, मैं कोरोना देखिए बहुत विभीषिका थी वो, और हजारों लोग इस जीवन लीला उनकी समाप्त हुई। लेकिन उसने उसका एक हर चीज का एक ऋणात्मक एक धनात्मक पहलू होता है। उसका धनात्मक पहलू ये हुआ कि ग्रामीण जनजीवन में जीने वाले लोग जिनके पास कोई भी संसाधन था, कम से कम एक घर तो अपन सब गांव बनाने लगे। और आपने महसूस भी किया होगा कि उसके बाद बहुत से लोगों की टूटी बखरी अच्छी बनी, बहुत से लोगों के छोटे मोटे घर अच्छे बने। तो ये सुखद पहलू भी उसका है और ये होगा, आप देखना आने वाले 2 से 3 साल में। चाहे मैं 10% ही इस चीज को लोगों तक संदेश दे पाऊं, लेकिन लोग करेंगे इसको, क्योंकि सबके अंतर मन में है ये स्वीकार करना। जैसा कि आपने कहा कि एक त्योहार अपने घर मनाना चाहिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हमारे दादाजी हैं, बाबूजी हमरे कहते हैं कि होली दीपावली कहीं पर भी रहा घरे आ जाया। वही मतलब यहाँ हमारे कहा कि मतलब है भाई, एक त्योहार को न चुन लिया कि ओका तोका पर पूरा लड़किया बच्चा सबको लेके जाएगा है। अच्छा, अब तो यार विकास देखा, ये तकलीफ तब रही भाई जब रेलवे स्टेशन से ही जाएगा, रिजर्वेशन ना मिलता है, कैसे जाओ कैसे आओ, सब के लगे मोटर गाड़ी है। और 7 घंटा 8 घंटा हम सवेर जो ना बेल्हा पहुंचा कर। अब देखिए, परसों जो है जीआईसी मैदान से बाबा कह के गए कि गंगा एक्सप्रेस बहुत जल्दी सौगात मिले वाली है, तड़ से दिल्ली। भाई दिल्ली और आसपास रहे वाले के लिए तो बहुत आसान हो गया, 7 घंटा में घरे पहुंच जाए, एक दिन त्योहार मनावा, दूसरे दिन चला आवत जा। ओसी का हो तो सामाजिक तो बढ़े, तो लड़कियों बच्चा सब जनी है और माई बाबू चेहरा फंसी रहे। यही तो देश है जीवन का, और दावा है। प्रतापगढ़ भाजपा के नेताओं से आपके संबंध कैसे हैं? सबसे बहुत मधुर संबंध है मेरे। जैसे पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व जिलाध्यक्ष, इनसे कैसे हैं? सब मेरे से श्रेष्ठ हैं और सब मेरे बड़े भाई हैं। आदरणीय शिवकांत ओझा जी गुरुजन हैं, उनसे हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं की सभाओं में भाषण दे दे के प्रचार करना सीखा, राजनीतिक रूप से उनको सीखा। राम शिरोमण जी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुरु जी फादर फिगर थे, अब इस दुनिया में रहे नहीं। आदरणीय बड़े भाई धीरज ओझा जी हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी मुलाकात होती है हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देते हैं।
बाकी भाजपा के सारे नेताओं के साथ मेरे बड़े अच्छे मधुर संबंध हैं। सब बड़े भाई जैसे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ। मतलब कोई द्वेष भावना नहीं है? किस लिए द्वेष भावना? क्या है? किस बात का द्वेष भावना? विचार को लेकर? ये विचार सब एक ही विचार के हैं, सब एक ही परिवार में काम कर रहे हैं, एक ही विचारधारा में काम कर रहे हैं। द्वेष भावना किस बात की? भाई प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि वहीं से वो बड़े लोग भी टिकट मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ, तो प्रतिस्पर्धा है। अभी जो राजनीतिक जीवन में काम कर रहा है वो सब टिकट मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ, इसमें कोई द्वेष भावना नहीं है। जिसको मिल जाएगा उसको सब लोग सपोर्ट कर देंगे। ये तो परिवार है, परिवार में इतना झंझट नहीं है। उनको मिलेगा हम सपोर्ट करेंगे, हमको मिलेगा वो सपोर्ट करेंगे, किसी तीसरे को मिलेगा उसको हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट, विधायक, ये सब बनने की संभावनाओं को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती है। वो परिवार जैसी पार्टी है, परिवार जैसा काम करती है। एक विचारधारा की पार्टी, वहां हम व्यक्तिगत हम लोग बहुत पीछे हैं। विचारधारा, देश, राष्ट्र, ये पहले। जी, अब आपसे हम चलते हैं आपके रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ। धर्म या विकास, आप किसको ज्यादा आगे रखेंगे? धर्म के मूल पे विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दूसरा है, मंदिर की पूजा या खेत में धान की रोपाई, किससे ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिलेगी? ये दोनों पब्लिसिटी के काम ही नहीं है। मंदिर की पूजा आस्था का विषय है और खेत में धान की रोपाई अपने जीवन को चलाने का विषय है। तो दोनों एक दूसरे के ये भी पूरक है। वर्तमान राजनीति में पब्लिसिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, पब्लिसिटी, देखिए पब्लिसिटी मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। मुझे लोगों का प्यार चाहिए। अगर लोग स्वीकार करते हैं कि मंदिर में पूजा करने के बाद धान लगाना है, तो मंदिर में पूजा करने के बाद धान लगेगा और ये लगता रहेगा। इसमें किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, पब्लिसिटी मिले ना मिले, ये चलता रहेगा। जो समाज के काम है वो चलेंगे। राजनीति सेवा या सत्ता का खेल? सेवा से ही राजनीति हो पाएगी। सत्ता के खेल में कभी भी राजनीतिक जीवन नहीं जिया जा सकता है। सत्ता बहुत क्षण भंगुर होती है, आती है जाती है। सेवा स्थायी होती है, वो चिरकाल तक आपके दशाश्वमेध तक जाने तक रहेगी। रानीगंज में मुद्दा विकास, किसान या बेरोजगारी? विकास और बेरोजगारी। किसान भी एक विषय है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो विकास और बेरोजगारी। किसान तो वहाँ का मूल भावना है, किसान कर ही रहा है अपना सब कुछ, वो भी एक, लेकिन किसानों में सुधार भी बहुत हुआ है। हमारे समय से लेकर और आज तक के समय में बहुत सुधार हुआ, बहुत काम हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन विकास की गति जिस हिसाब से, देखिए सड़क में और चीजों में हमारे पूर्व के सभी लोगों ने बहुत काम किया है। स्कूल, अस्पताल, ये वो प्रयास रहते रहे सबके। वो ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े नहीं हो पाए, बहुत, लेकिन किया। सड़कें जो बिल्कुल नहीं थी, नरकोइया थी, तो वहाँ सड़क बनी। छोटे छोटे वो बने, सब नगर पालिकाएं अच्छे स्थापित हुई, काम हो रहे हैं। लेकिन जिस लेवल की चीजें आनी चाहिए थे, उद्योग, कृषि जनित उद्योग, लोगों को मतलब जो जीवन यापन के लिए एक सशक्त माध्यम जो हो सकता था, उनसे अभी हम वंचित हैं। तो राजनीति में वोट कैसे मिलता है, जमीन पे जाकर या पोस्टर बैनर पे? देखो भैया, पोस्टर बैनर तो कोई भी लगा लेगा, जमीन पे ही काम करोगे तभी मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के और विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिखा दिया है कि बिना सेवा किए वोट नहीं आने वाले हैं। इसलिए जो मेहनत करेगा और जनमानस के दिल और दिमाग में एक साथ रहेगा, उसी को वोट आएंगे। ना जाति से आता है, न पार्टी से आता है, न पंथ से आता है। मैं आपको बताता हूँ, जिस बिरादरी से विधायक जी आते हैं वर्तमान, उनकी बिरादरी 70% मेरे साथ है। अगर उस तरह देखा जाए तो अभी जो मेरे को महसूस होता है, लोग उन्हें कहते हैं भैया एक थल आए यहाँ कुछ कर ना करते नहीं, तो तू कम से कम खड़ा रहा था। तो ये सब चलेगा। एक शब्दों में आप अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे? मैं अपनी माटी का बेटा। ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि मैं अपनी माटी का बेटा हूँ। सब अपनी माटी के बेटे हैं, उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी माटी का बेटा हूँ। और इसीलिए मेरा सारा कुछ है, मेरी माटी मेरी परिपाटी मेरा मूल मंत्र है। जैसा कि आपका पेज भी चल रहा है इसमें, और लगातार टैग भी यही होता है, मेरी माटी मेरी परिपाटी। मेरा जो जीवन जीने का पद्धति है, मेरी माटी मेरी परिपाटी, और वही मेरी मूल भावना है, वही मैं हूँ। जो मेरी भावना है वही मैं हूँ।